नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर, आवाज आ रही है सभी लोगों को। ऑल गुड, ऑल वेल। ठीक है, तो बच्चे ये जो हमारा सीआरपीसी का सेशन है ये कंटिन्यूअंस है हमारे कल के लेक्चर्स का ही। हम कल चैप्टर नंबर 23 पढ़ रहे थे और सेक्शन जो हमारा चैप्टर नंबर 23 था उसमें हमने अप टिल सेक्शन 290 तक कवर कर लिया था। तो कहने का मतलब है जो हमारा चैप्टर नंबर 23 है जो एविडेंस की बात करता था इंक्वायरीज और ट्रायल्स के अंदर, वो दो पार्ट में बटा हुआ था। जिसका पहला पार्ट था जो मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की बात करता था, उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था 272 से लेके 283 तक। इसी का सेकंड पार्ट था जो कमीशंस के बारे में था, विटनेसेस के बारे में जो कमीशंस होती है, इसको मैंने कल समझाया था आपको। उसकी भी चर्चा हमने जो मेन कॉन्सेप्चुअल जो सेक्शंस हैं वो कवर कर लिए थे 284 से लेके 290 तक। अब ये जो सेशन है इसके अंदर हम लोग 291 से शुरू करेंगे और 299 तक खत्म करेंगे। ये सारे ही सेक्शन जो हैं बच्चे, ये वही जो प्रिंसिपल मैंने आपको कल बताया था कमीशन वाला, उसी के ही स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। ठीक है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग सिचुएशंस में। तो बड़ा ही सिंपली आप लेना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको हेडेक लेना है। कोई इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा तो उस पर ऑब्वियसली ज्यादा ध्यान देंगे, बट जो अदरवाइज सेक्शंस हैं उनकी बस स्पेसिफिसिटी को याद कर लो कि कौन सा सेक्शन किसके बारे में बात कर रहा है और उसकी क्या लेजिटिमिटी है और क्या किस तरीके से काम होता है। बस इतना ऐसा ही समझना, बहुत ज्यादा इस पे हमको पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, तो मेरे साथ चलते रहो, सुनते रहो, लॉजिक समझते रहो, बड़ा सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन 291। सेक्शन 291 बच्चे स्पेसिफिकली मेडिकल विटनेसेस के बारे में। बच्चे इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो पूरा ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कमीशन वाला, कहीं ना कहीं उसके पीछे पर्पस क्या है, कोर्ट का समय बचाना। उसे ऐसा लगता है कि कोई विटनेस है जिसके बारे में देरी लग जाएगी, समय लगेगा, या कोई विटनेस है जो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि उस पर इतना समय बर्बाद किया जाए। फॉर दैट रीजन ये कमीशन का कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हैं। अब ये जो सेक्शन 291 है ये स्पेसिफिकली मेडिकल विटनेसेस की बात करता है। और मेडिकल विटनेस का मतलब क्या है, कौन आते हैं मेडिकल विटनेस की कैटेगरी में। इसमें बच्चे वो सारे लोग आते हैं जो जिनका मेडिकल ओपिनियन मैटर करता है किसी भी पर्टिकुलर केस के अंदर। ठीक है, जैसे डॉक्टर हो गया, सर्जन हो गए। ठीक है, ये सारे लोग हैं जो जिनके जो ओपिनियन होते हैं जो कई बार किसी भी केस में बड़े इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ऐसा नहीं है, मेडिकल एविडेंस इज एसेंशियली अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किसी भी क्रिमिनल केस का, जहां पे भी उसकी जरूरत पड़ती है। यहां पे बच्चे एक बात को समझना, यहां पर ये जो डिमार्केशन क्रिएट किया जा रहा है ना, ये इस आधार पर नहीं किया जा रहा कि कौन किसका एविडेंस ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसका एविडेंस कम महत्वपूर्ण है। मैं किसी भी तरीके से ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि मेडिकल एविडेंस कमजोर होता है या वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट वी नीड टू डिमार्केट बिटवीन टू कैटेगरी ऑफ पीपल। ऐसे लोग जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, जो आम गवाह होते हैं, और ऐसे लोग जिनका फॉर्मल ओपिनियन होता है, मतलब फॉर्मल नेचर का एविडेंस होता है। जैसे किसी डॉक्टर का, वो अपनी पर्सनल नॉलेज से क्या बताएगा आपको, वो तो भैया उसका जो भी ओपिनियन है वो अपनी रिपोर्ट में लेके दे देगा। तो बहुत ही कम सर्कमस्टांस होगी कि जहां पे जरूरी पड़ेगा कि उस डॉक्टर को बुला के उससे सवाल जवाब करा जाए। नॉर्मली तो उसकी रिपोर्ट ही अपने आप में सक्षम है, एंड दैट इज द बेसिक पर्पस उस एक्यूज को बुलाने के पीछे, राइट, उस पर्टिकुलर डॉक्टर को बुलाने के पीछे। तो यही एम के साथ ये सेक्शन 291 बनाया गया है। ये कहता है कि कोई भी जो डिस्पोजिशन होता है किसी भी सिविल सर्जन का, किसी भी मेडिकल विटनेस का, अगर उसको लिया गया है और अटेस्ट किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा, और ये बात तो बताने की जरूरत नहीं है बच्चे, जब भी कोई एविडेंस लेते हैं एक्यूज के खिलाफ, वहां पे एक्यूज की प्रेजेंस होना तो जरूरी है। तो अगर किसी मेडिकल विटनेस का एविडेंस जो है वो मजिस्ट्रेट ने लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कमीशन जारी की गई है, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो एविडेंस है जो आया है इस मेडिकल विटनेस से, इसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे इंक्वायरी के अंदर, ट्रायल के अंदर, या किसी दूसरी कार्रवाई के अंदर, भले ही उस पर्टिकुलर मेडिकल विटनेस को हमने एज ए गवाह ना बुलाया हो।
मतलब जिसका एविडेंस है, जिस व्यक्ति ने वो एविडेंस दिया है, फॉर एग्जांपल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तो हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इस्तेमाल कर सकेंगे इंक्वायरी के अंदर, ट्रायल के अंदर या अन्य कार्रवाई के अंदर, बिना उस डॉक्टर को बुलाए जिसने वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाई है। अगर वो जो रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट साहब ने ली है, अटेस्ट की है, और ये सारी प्रक्रिया एक्यूज की प्रेजेंस में हुई है, तो आपको डॉक्टर साहब को बुलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट इज द सिंपल लॉजिक। ठीक है, पर ऐसा एब्सोल्यूट रूल नहीं है। अगर कभी भी कोर्ट को ऐसा लगेगा कि किसी भी वजह से जरूरी हो गया है उन डॉक्टर साहब को बुलाना, उस मेडिकल विटनेस को बुलाना, और ऐसे कैसे पता चलेगा? मानो प्रोसिक्यूशन जो है वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब को बुला दो, या एक्यूज है वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब को बुला दो, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोर्ट चाहे तो बुला भी सकता है। कहने का मतलब है बाय डिफॉल्ट, जो रूल बाय डिफॉल्ट चलता है मेडिकल विटनेसेस के बारे में, वो ये है कि उन विटनेसेस को बुलाने की जरूरत नहीं, उनका जो एविडेंस है वही काफी है। केवल कुछ सर्कमस्टांसेस में जहां पे प्रोसिक्यूशन या एक्यूज एप्लीकेशन फाइल करता है, ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ रीजन होगा, कहीं कोई दिक्कत होगी, कहीं ऊंच नीच होगी, वहां पे चाहे तो बुला भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस आउट किया है हमने जहां तक बात मेडिकल विटनेसेस की है। तो सेक्शन 291 किसके बारे में था? मेडिकल विटनेसेस के बारे में। अब ये जो सेक्शन 291 ए जो है, ये किसके बारे में है? मजिस्ट्रेट के बारे में। किसके बारे में है? मजिस्ट्रेट के बारे में। ये कौन सा मजिस्ट्रेट है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट समझते हो ना आप लोग? मैंने आपको डेफिनेशन भी पढ़ाई थी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो मजिस्ट्रेट होते हैं जिनका काम होता है टू एग्जीक्यूट द लॉ। जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अलग, इसमें आपके डीएम, एसडीएम और वो सो एंड सो होत, ये तो ऊपर ऊपर के पद है, इनका नीचे बहुत नीचे तक जाता है सिनेरियो। तो इस सेक्शन 291 ए के अंदर कौन गिरते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी दस्तावेज है, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने आइडेंटिफाई किया है, क्या किया है? आइडेंटिफाई किया है। किसको आइडेंटिफाई किया है? किसी व्यक्ति को या किसी प्रॉपर्टी को। तो अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आइडेंटिफाई करता है किसी भी दस्तावेज के अंदर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो वही वाली कहानी है, उस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल किया जा सकेगा इंक्वायरी के अंदर, ट्रायल के अंदर या किसी और कार्रवाई के अंदर, और उस मजिस्ट्रेट को विटनेस के तौर पर बुलाना जरूरी नहीं होगा। सेम कहानी जो मेडिकल विटनेस के बारे में थी, कि आप उसका जो डॉक्यूमेंट है उसको एज एविडेंस यूज कर सकते हो डिस्पाइट द फैक्ट कि आप मजिस्ट्रेट को नहीं बुला रहे। ठीक है, अब ये आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जिसका काम है प्रॉपर्टी के रिलेशन में रिकॉर्ड्स को रखना। अब वो कोई दस्तावेज बना के दे रहा है दैट दिस इज दी दैट प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई कर रहा है कि किसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, उसका क्या नंबर है, या फिर सेम प्रक्रिया किसी व्यक्ति के बारे में हो रही है, उस मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है, उसका ऑफिशियल काम है, तो उसके द्वारा वो जो निर्धारित डॉक्यूमेंट है उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ पीस ऑफ एविडेंस, बिना उसको बुलाए, बिना उसको बुलाए। अब ये प्रोवाइजो आपको सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर मैं आपको आसान सी भाषा में समझा देता हूं। अगर कभी भी ऐसे किसी दस्तावेज के अंदर जिसमें कोई प्रॉपर्टी या कोई व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, अगर उसके अंदर कोई भी किसी व्यक्ति की स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट सेक्शन 21 के अंदर गिर रही है, या तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 21 के अंदर गिर रही है, मतलब एडमिशन वाली परिस्थिति बन रही है, या फिर सेक्शन 32 के अंदर गिर रही है, टाइम डिक्लेरेशन वाली परिस्थिति बन रही है, सेक्शन 33 के अंदर गिर रही है जहां पे वो व्यक्ति मौजूद नहीं है और दूसरे ट्रायल में इस्तेमाल करना है, या फिर सेक्शन 155 या 57 के अंदर गिर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगी इस डॉक्यूमेंट के अंदर, उनको केवल इन्हीं सेक्शन के अनुसार स्वीकार किया जा सकेगा। उस दस्तावेज को तो आप स्वीकार कर सकोगे, यूज कर सकोगे एज ए पीस ऑफ एविडेंस,
पर वो जो कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगी जो इनमें से किसी सेक्शन के अंदर गिर रही होगी, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में इन्हीं सेक्शंस के अंदर जो रूल बताया गया है, जो कानून बताया गया है कि किस तरीके से उसको एक्सेप्ट किया जाता है, वही लागू होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो क्या पढ़ा हमने कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी प्रॉपर्टी को या किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उस मजिस्ट्रेट को एज ए विटनेस बुलाने की जरूरत नहीं है। उसकी गैर मौजूदगी में भी उस डॉक्यूमेंट को हम यूज कर सकते हैं एज अ पीस ऑफ एविडेंस। और अगर उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट है जो उन पर्टिकुलर सेक्शंस में से सेक्शन 21, सेक्शन 32, 33, 54, 56 में से किसी के अंदर गिर रही है, इन दैट सिनेरियो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए एज अ पीस ऑफ एविडेंस हमको उस पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लाई करना पड़ेगा, जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन की वो कैटेगरी में गिर रही है। मतलब एडमिशन है तो वो एडमिशन की रिक्वायरमेंट पूरा करे, डाइंग डिक्लेरेशन है तो डाइंग डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट पूरा करे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, फिर सबसेक्शन 2, फिर से वही वाली बात जो हमने मेडिकल एविडेंस के बारे में पढ़ी कि बाय डिफॉल्ट रूल ये है कि मजिस्ट्रेट को नहीं बुलाना है, पर अगर प्रोसिक्यूशन साइड से एप्लीकेशन आए कि मजिस्ट्रेट साहब को बुला दो, या एक्यूज साइड से एप्लीकेशन आए कि मजिस्ट्रेट साहब को बुला दो, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि उसको बुला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पावर नहीं, पावर है, बस बाय डिफॉल्ट रूल ये चलता है कि नहीं बुलाएंगे और एप्लीकेशन आने पर ही बुलाएंगे। ठीक है, तो मोटे तौर पर 291 और 291A एक ही जैसे हैं। 291 मेडिकल विटनेसेस के बारे में है और 291A मजिस्ट्रेट के बारे में। अब देख रहे हो दोनों का नेचर क्या था, उस पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट का क्या रोल है, वो क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको देगा, उसका जो काम है उसने दे दिया डॉक्यूमेंट में लिख के। सेम विद द मेडिकल विटनेस, उसको बुला के कर भी क्या लोगे, उसको रिपोर्ट देनी थी उसने दे दी, और अगर कभी ऐसा होगा कि उसका आना जरूरी है, वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो उसको बुला लेंगे, क्या परेशानी, राइट। जो सेक्शन 292 है ये मिंट के ऑफिसर्स के बारे में है। अब ये मिंट क्या होता है, मिंट होता है बच्चे, मिंट ऐसी जगह को बोलते हैं जहां पे पैसे छापे जाते हैं, जहां पे प्रिंटिंग ऑफ मनी का काम चलता है। ठीक है, तो अगर कोई भी केस है जिसमें किसी ऐसे ऑफिसर की जो मिंट में काम करता है, या फिर जिसका प्रिंटिंग में रोल है, मनी प्रिंटिंग में रोल है, या कोई भी एक्सपर्ट है जो ऑथेंटिसिटी वगैरह पे काम करता है किसी पैसे की, किसी मनी की, हो सकता है किसी के मानो फ्रॉड वगैरह का कोई केस है, या ऐसा कोई केस है जिसमें किसी ने घपलाबाजी की है, तो ऐसी सब जगह जरूरी हो सकता है ऐसे किसी लोगों की सहायता पाना, इनका एक्सपर्ट ओपिनियन पाना। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो रही है कि किसी मिंट के ऑफिसर की सहायता ली जा रही है, तो इस मिंट के ऑफिसर के द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसको हम यूज कर सकेंगे एज अ पीस ऑफ एविडेंस किसी भी इंक्वायरी में, किसी भी ट्रायल में, किसी भी प्रोसीडिंग में। और इसके लिए उस ऑफिसर को पर्सनली बुलाने की जरूरत नहीं है एज ए विटनेस। सेम चीज, सेम प्रिंसिपल, कि उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है, उनका जो भी ओपिनियन है, जो भी एक्सपर्ट उनकी जो राय है, उसको हम स्वीकार कर लेंगे, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको यूटिलाइज कर लेंगे एज ए पीस ऑफ एविडेंस, और उस पर्टिकुलर ऑफिसर को हमको बुलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्लियर बात है। पर फिर से वही बात, इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट चाह के बुला भी नहीं सकता। अगर कोर्ट को लग रहा है कि ऐसे किसी व्यक्ति के आना जरूरी है कोर्ट के अंदर, तो वो बुला भी सकता है। तो कोर्ट अगर चाहे तो बुला भी सकता है। सेम सिचुएशन, बस यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन पे, एक्यूज की एप्लीकेशन पे, बस पावर दी गई है कि कोर्ट को अगर सही लगता है तो सम्मन जारी करके ऐसे किसी व्यक्ति को बुला भी सकता है। बस इस सिचुएशन में ये जो मिंट के ऑफिसर्स हैं, इनकी सिचुएशन में थोड़ी सी सर्कमस्टांसेस और एडिशनल लग जाती है। कभी भी हम किसी ऑफिसर को बुला रहे हैं, अगर इस मिंट के किसी ऑफिसर को, कभी भी हम उसको मजबूर नहीं करेंगे ऐसे किसी रिकॉर्ड्स को लाने के लिए जिसके आधार पर उसने वो रिपोर्ट बनाई, जिसके आधार पर उसने वो रिपोर्ट बनाई, ऐसे किसी रिकॉर्ड्स को नहीं बनाएंगे। क्यों? सीक्रेसी वाली बात। अब देख रहे हो बच्चे, करेंसी से जुड़ी हुई बात है। करेंसी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर होता है किसी भी देश के लिए, बड़ा एसेंशियल चीज है, सीक्रेसी मेंटेन होना बड़ा जरूरी है। तो फॉर दैट रीजन वी कैन नॉट कॉल अप द एविडेंस जिसके बेसिस पे उन्होंने वो रिकॉर्ड तैयार किया, पर उसको बुला सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है,
इसी तरीके से जो सबसेक्शन 3 है वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जो हमारा सेक्शन 123 और सेक्शन 124 इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये भी बच्चे ऑफिशियल सीक्रेसी की बात करते हैं कि कोई भी ऑफिसर अगर उसको बुलाया जा रहा है, वो जनरल मैनेजर की बिना परमिशन के या फिर जो भी डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर है उसकी बिना परमिशन के कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं देगा कोर्ट के अंदर जिसके बारे में जानकारी उसने अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से मिली होगी। अगर उस पर्टिकुलर ऑफिसर के पास कोई जानकारी है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड से आई है और वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है, मतलब अनपब्लिश्ड नेचर के हैं, तो ऐसी कोई जानकारी वो व्यक्ति नहीं देगा, वो ऑफिसर कोर्ट के अंदर ना आके नहीं देगा। इसी तरीके से वो कोई भी पर्टिकुलर्स या कोई भी नेचर डिस्क्लोज नहीं करेगा जिस टेस्ट का उसने इस्तेमाल किया अपनी रिपोर्ट को तैयार करते वक्त। मानो ऑथेंटिसिटी के बारे में क्वेश्चन था कि कोई करेंसी असली है या नकली है, ऐसा कोई सिचुएशन था, तो वो ये डिस्क्लोज नहीं करेगा दैट व्हाट इज द प्रोसेस दैट दे फॉलो, क्या मार्क्स होते हैं, क्या चीज होते हैं। ऑब्वियसली वो पब्लिक डोमेन में चली जाएंगी तो लोग उसका मिसयूज कर सकते हैं। फॉर दैट रीजन उसको ये प्रोहिबिशन दिया जा रहा है कि वो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि सेक्शन 292 सबसे पहले तो समझो किसके बारे में है, स्पेसिफिकली ये है ऑफिसर्स ऑफ मिंट के बारे में। इनके बारे में ये बोला जा रहा है कि जब भी उनके एविडेंस की जरूरत पड़ेगी तो उनके एविडेंस को हम स्वीकार कर सकते हैं और उनको बुलाना जरूरी नहीं होगा, पर जरूरत पड़ने पर अगर कोर्ट को सही लगे तो बुला सकते हैं। पर जब भी बुला रहे हैं तो उनका जो एविडेंस है वो बड़ी सावधानी से किया जाएगा। सावधानी से किए जाने का मतलब है दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि वो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करें जो किसी अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से आ रही है, या किसी भी ऐसे टेस्ट के बारे में या किसी भी ऐसी जानकारी के बारे में डिस्क्लोज ना करें पब्लिक स्फीयर में जिसका मिसयूज हो सके इन फ्यूचर। ठीक है, सो दैट इज द सिंपल बस याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आता इतना, मतलब डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आता। इट इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपके स्टैट्यूट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगला जो बच्चे सेक्शन है वो है सेक्शन 293। ये साइंटिफिक एक्सपर्ट्स के बारे में, किसके बारे में, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स के बारे में, सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर किसी भी केस के अंदर किसी भी, अभी साइंटिफिक एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है इसी सेक्शन के अंदर बताई गई है लिस्ट। तो अगर किसी भी केस के अंदर कोर्ट को साइंटिफिक एक्सपर्ट के एविडेंस की जरूरत पड़ रही है और कोई भी चीज है जो उनके एनालिसिस के लिए भेजी है, रिपोर्टिंग के लिए भेजी है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल है, फिजिकल मटेरियल है, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी एविडेंस आएगा इन साइंटिफिक एक्सपर्ट से उसको हम यूज कर सकेंगे किसी भी ट्रायल के अंदर, किसी भी इंक्वायरी के अंदर, किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर, और इन साइंटिफिक एक्सपर्ट्स को हमको बुलाने की जरूरत नहीं। पर फिर से वही बात, अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट चाहे तो बुला भी सकता है। ठीक है, पर एक लिबर्टी दी गई है साइंटिफिक एक्सपर्ट्स को, स्पेशल लिबर्टी। अगर किसी साइंटिफिक एक्सपर्ट जिसने कोई रिपोर्ट बना के कोर्ट के सामने भेजी थी जिसको एविडेंस के तौर पर यूज किया जाना है, अगर उस साइंटिफिक एक्सपर्ट के बारे में कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिया कि आपको आना पड़ेगा, किसी पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन देना फॉर एग्जांपल, तो वो साइंटिफिक एक्सपर्ट चाहे तो खुद भी आ सकता है और चाहे तो अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भी भेज सकता है, अपने किसी जूनियर को भी भेज सकता है। पर ये उसकी जिम्मेदारी है कि जिस भी जूनियर को वो भेज रहा है वो सक्षम होना चाहिए उन सवालों का जवाब देने के लिए जिसके लिए उसको बुलाया जा रहा है। सिंपल सी बात है, मतलब ही शुड बी इन अ पोजीशन जिसको जानकारी हो उस रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, और साइंटिफिक एक्सपर्ट्स का मतलब क्या है, ये सारे लोग, केमिकल एग्जामिनर, असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, डायरेक्टर ऑफ फिंगरप्रिंट ब्यूरो, डायरेक्टर ऑफ हेफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे, हेफकिन इंस्टीट्यूट है बच्चे बॉम्बे के अंदर, डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंसेस, ठीक है, सेरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट, ठीक है, और एनी अदर गवर्नमेंट जिसको भी साइंटिफिक एक्सपर्ट की कैटेगरी में डालता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सारे लोग साइंटिफिक एक्सपर्ट की डेफिनेशन में गिरते हैं और इन पे हमारा ये पर्टिकुलर सेक्शन 293 लागू होता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन गिर रहे हैं साइंटिफिक एक्सपर्ट की डेफिनेशन में, एक बार ऊपर ऊपर से देख लोगे तो इतना काफी है। ठीक है, तो साइंटिफिक एक्सपर्ट वाली बात हो गई। अब इसके बाद बच्चे जो अगला सेक्शन है ये अलग है। अब ब्रेक लगा लो, अब ब्रेक लगा लो। 291 पढ़ा, 291 ए पढ़ा, 292 पढ़ा, 293 पढ़ा,
4 कैटेगरीज के लोग पढ़ लिए हमने, जिनके बारे में जो कानून है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस है, वो कहीं ना कहीं मोटे तौर पर एक जैसे थे, सिमिलर थे, राइट। उन चीजों को हमने समझ लिया, कुछ भी नया नहीं है, एक ही चीज बार बार रिपीट की गई है, बस सेक्शन का सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है। पर ये जो अच्छे सेक्शन 294 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझ में आना चाहिए आपको, बड़ा मजेदार सेक्शन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये बात करता है फॉर्मल प्रूफ की कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। किसकी? फॉर्मल प्रूफ की। ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा लॉजिकल सा समझ में आ जाएगा एक बार को। जहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है कोर्ट के सामने, या तो प्रोसिक्यूशन के द्वारा या फिर एक्यूज के द्वारा, हर ऐसे डॉक्यूमेंट को एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में लिखना पड़ेगा। बच्चे एक फॉर्म होता है, आपने कभी इंटर्नशिप वगैरह की है तो आपने एक फॉर्म देखा होगा जिसको हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन साइड या फिर एक्यूज साइड कुछ डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के सामने पेश करना चाह रही है, रिकॉर्ड का पार्ट बनाना चाह रही है, तो उनको क्या करना होता है कि उन डॉक्यूमेंट्स की उस फॉर्म के अंदर एक लिस्ट बनानी होती है और फिर उस लिस्ट को कोर्ट के सामने सबमिट करना होता है। ठीक है। जब ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाती है, एक बार पार्टीज ने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दी, फिर उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बारी बारी से डॉक्यूमेंट्स को उठाया जाता है और ये सवाल किया जाता है दूसरी पार्टी से, अपोजिट पार्टी से, जिसके खिलाफ वो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना है। मतलब अगर प्रोसिक्यूशन साइड का डॉक्यूमेंट है तो एक्यूज से पूछा जाएगा, और एक्यूज साइड का डॉक्यूमेंट है तो प्रोसिक्यूशन से पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा कि क्या वो इस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को, सच्चाई को मानता है या इनकार करता है। अगर प्रोसिक्यूशन कोई डॉक्यूमेंट लाया है तो एक्यूज से पूछेंगे, डू यू एक्सेप्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट और नॉट। ठीक है। सेम अगर एक्यूज की साइड से होगा, सेम प्रोसेस प्रोसिक्यूशन की तरफ होगा। ये हो क्यों रहा है बच्चे? वाई दिस प्रोसेस इज सो इंपॉर्टेंट? इस सबसेक्शन 3 की वजह से। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसकी जेन्युइननेस को अपोजिट पार्टी एक्सेप्ट करती है, मतलब डिस्प्यूट नहीं करती, उसको क्वेश्चन नहीं करती, मतलब मानती है कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बहस करना जरूरी नहीं है, ऐसे डॉक्यूमेंट का साबित किया जाना जरूरी नहीं है। ऐसे डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली उस ट्रायल के अंदर, उस इंक्वायरी के अंदर, उस कार्रवाई के अंदर एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। और ये जरूरी नहीं है कि इसके ऐसे किसी केस के अंदर स्थापित किया जाए कि अगर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर है उस डॉक्यूमेंट के अंदर, वो उसी व्यक्ति के है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मानो प्रोसिक्यूशन साइड है, वो किसी सेल डीड पे रिलाई कर रही है, मानो किसी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लड़ाई झगड़ा था जिसकी वजह से मर्डर हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो प्रोसिक्यूशन द साइड किसी सेल डीड पे रिलाई कर रही है, उस सेल डीड के ऊपर किसी फलाने व्यक्ति के, एक्स व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। एक्यूज से पूछा गया, क्या तुम ये डॉक्यूमेंट को स्वीकार करते हो, उसकी ऑथेंटिसिटी को स्वीकार करते हो? एक्यूज ने बोला कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है जो प्रोसिक्यूशन लेके आया है। तो इसका प्रभाव क्या होगा कि अब प्रोसिक्यूशन को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो जो डॉक्यूमेंट पे जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं वो उसी के हैं या नहीं, मतलब उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। इसके बिना ही उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। पर समझिएगा मेरी भाषा को, किया जा सकेगा, पर किया जाएगा ये जरूरी नहीं है। किया जा सकेगा बट ऐसा किया जाएगा, दैट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है। क्यों? अगर कोर्ट चाहे तो कुछ सर्कमस्टांसिस में, वैसे ऐसा बहुत कम करता है कोर्ट, अगर कोर्ट चाहे तो कुछ सर्कमस्टांसिस में
इस बात के बावजूद कि दूसरी पार्टी ने किसी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, फिर भी वो बोल सकता है कि उस डॉक्यूमेंट पे जो सिग्नेचर हैं उनको प्रूव किया जाए, मतलब उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को एस्टेब्लिश किया जाए। ऐसा कोर्ट चाहे तो कर सकता है, कोर्ट की मर्जी है, पर ऑब्वियसली एक्सेप्शनल सिनेरियो में ही होगा, क्योंकि कोई भी जज है वो चाहता है कि कार्रवाई लंबी ना खिंचे। अगर कोई डॉक्यूमेंट अपने आप से साबित हो पा रहा है बिना लड़ाई झगड़े के, तो हो जाए भाई, क्यों हम उसके ऊपर एक दो महीना खराब करेंगे। तो आमतौर पर तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, बट अगर कभी भी किसी कोर्ट को लग रहा है कि हो सकता है कि दूसरी पार्टी किसी भी तरीके के दबाव में है, या दोनों मिले हुए हैं, किसी भी तरीके का कोई कल्यूजन वाला सिचुएशन चल रहा है, इन दैट सर्कमस्टांसेस डिस्पाइट द फैक्ट कि दूसरी पार्टी ने उस डॉक्यूमेंट को एडमिट किया है, वो बोल सकती है कि इस सिग्नेचर को स्पेसिफिकली आप प्रूफ करो। ठीक है, तो हमने क्या सीखा 294 के अंदर? सबसे पहले कि जब भी प्रोसिक्यूशन साइड या अक्यूज साइड किन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर रिलाय करती है, उसको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। जब वो एक बार लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बन के फाइल हो जाती है, फिर हम बारी बारी से एक एक डॉक्यूमेंट उठाते हैं साइड बाय साइड, और जिस भी साइड का डॉक्यूमेंट होता है उसकी अपोजिट साइड से पूछा जाता है, डू दे एडमिट द जेन्युइननेस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट और नॉट। अगर वो उसको एडमिट कर लेते हैं, उसका प्रभाव ये होता है कि उस डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन प्रूव करना जरूरी नहीं होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के उस पर हस्ताक्षर है, तो ये साबित करना जरूरी नहीं होगा कि वो उसी व्यक्ति के है या नहीं, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं होती, और उसको डायरेक्टली एज एविडेंस यूज किया जा सकता है। पर अगर कोर्ट चाहे तो इस प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है, और ये जरूरी कर सकता है कि उस डॉक्यूमेंट को प्रूफ किया जाए। ठीक है, ये सेक्शन 294 है। अब मुझे आप जल्दी से बता दो सभी लोग, अभी ऑल क्लियर? अभी तक जो भी हमने सेक्शन पढ़े हैं 291 से लेके 294 तक क्लियर है सभी लोगों को? जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में, फटाफट सभी लोग बताएंगे बच्चे। ठीक है, 294 ज्यादा ध्यान से पढ़ना एक बार, यूनिवर्सल नेचर का, बीच में फंसा दिया है, ये सही जगह नहीं थी 294 की, इसको थोड़ा पहले डालना चाहिए था, बट चलो जहां पे भी है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, उसको दो चार बार पढ़ लेना। ठीक है, अब जो बच्चे अगला सेक्शन है वो है 295। ये जो 295 है, ये बच्चे बात करता है एफिडेविट की, और ये एफिडेविट किसके बारे में है? पब्लिक सर्वेंट्स के कंडक्ट के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रैक्टिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। मानो कोई केस चल रहा है, केस की कार्यवाही चल रही है किसी भी कोर्ट के सामने, और उस कार्यवाही के दौरान एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है कोर्ट के सामने, और उस एप्लीकेशन के अंदर बोला जाता है, मतलब एलिगेशंस लगाए जाते हैं किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ। क्या है? कोई केस की कार्यवाही चल रही है, उस कार्रवाई के दौरान कोई एप्लीकेशन फाइल की जाती है, और उस एप्लीकेशन के अंदर एलिगेशंस लगाए जाते हैं किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ। और पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या? जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन के अनुसार जो भी लोग पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में गिर रहे थे, उनमें से किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी शिकायत है, ऑब्वियसली वो शिकायत कहीं ना कहीं केस से ही जुड़ी होगी। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो बंदा है जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, वो एविडेंस दे सकता है उन तथ्यों के बारे में जिन तथ्यों को लेके वो एलिगेशन लगा रहा है उस पब्लिक सर्वेंट के ऊपर। और ऐसा करने के लिए उसे कुछ भी नहीं करना, उसको बस सिंपली एक एफिडेविट फाइल करना। एफिडेविट मतलब समझते हो? एफिडेविट के अंदर आप एक दस्तावेज के अंदर लिखोगे कि आप ये कह रहे हो, ये कह रहे हो, जो भी कह रहे हो वो सच कह रहे हो, समथिंग लाइक दिस। एक एफिडेविट होता है जिसमें आप डिपोज करते हो, उसका वेरिफिकेशन होता है, और वो कोर्ट में सबमिट हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी तथ्य हैं, जिन तथ्यों पे आप रिलाय कर रहे हो टू प्रूव योर एलिगेशंस, उनको सबको एफिडेविट के अंदर लिखना है और कोर्ट में दाखिल कर देना है। और एक बार जब कोर्ट के अंदर दाखिल कर देते हो, फिर कोर्ट के पास चॉइस होती है। कोर्ट अगर चाहे तो बोल सकता है कि जो एफिडेविट के अंदर आपने एलिगेशंस लगाए, जिन तथ्यों की बात करी है, उनको आप साबित करो। आप पे ये बर्डन डाल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि केवल उस एफिडेविट की रिलायंस पे जो हमारा कोर्ट ऑफ लॉ है,
उस शिकायत के बारे में कुछ कार्रवाई को आगे बढ़ाए। मतलब इट इज मोर और लेस द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि वो क्या एक्शन लेता है। अब देखो बच्चे, आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा होगा कि सेक्शन थोड़े से बिखरे हुए हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये चैप्टर इसी, मतलब ये जो आखिरी का पार्ट है, ये थोड़ा सा इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि थोड़ी सी बिखरावट आ गई है। पर आपको कुछ परेशान नहीं होना, आपके नोट्स के अंदर बस एक एक दो दो शब्द लिखते चलना है हर एक सेक्शन के बारे में, जिससे आपको याद रह जाए कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन का पर्पस क्या है। तो अगर मैं सेक्शन 295 की बात करूं तो इट हैज अ वेरी सिंपल पर्पस, और इसका पर्पस ये है कि कभी भी किसी पब्लिक सर्वेंट के रिलेशन में कोई भी एलिगेशन किसी केस के चलने के दौरान फाइल की जाती है कोर्ट के अंदर, देन यू नीड टू सिंपली फाइल एन एफिडेविट, जिसके अंदर वो सारी एलिगेशंस के जो भी फैक्ट्स हैं उनको आप लिख देते हो। इन रेस्पॉन्स टू दैट एफिडेविट इट इज द कोर्ट ऑफ लॉ, वो एक्शन लेता है। यहाँ तो आपसे बोलता है कि उन चीजों को साबित करो, या उसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस उसके साथ कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। इसके बाद आता है सेक्शन 296, ये इंपॉर्टेंट है। 294 के बाद अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो सेक्शन 296 बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें एफिडेविट के फॉर्मल कैरेक्टर की बात हो रही है। ध्यान से देखना, अगर कोई भी व्यक्ति है जिसका एविडेंस महत्वपूर्ण तो है किसी भी केस के अंदर, पर उसके एविडेंस का जो नेचर है वो फॉर्मल है। फॉर्मल नेचर का मतलब क्या होता है? फॉर्मल नेचर का मतलब होता है कि जहां पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन है केस के अंदर, वो उसकी पर्सनल नॉलेज या इंफॉर्मेशन से निकल के नहीं आ रहा। मतलब इट इज नॉट समथिंग जो वो फैक्चुअल क्लैरिटी लेके आएगा केस के अंदर, वो एक फॉर्मल उसका कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे कहीं ना कहीं हमने जिस तरीके के जो हमने जिस तरीके के जिस प्रकार के विटनेसेस को पढ़ा, उनकी सिचुएशन में जो चीजें हो रही थी, कुछ कुछ वैसी ही परिस्थिति, जिनका कैरेक्टर कहीं ना कहीं फॉर्मल नेचर का था। समझ रहे हो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो ये नहीं बोलेगा कि किसी केस में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ। उसका फॉर एग्जाम्पल कंट्रीब्यूशन है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज लिखी है या नहीं, कोई चीज हुई है या नहीं, तो समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दिस। तो अगर कोई फॉर्मल कैरेक्टर का एविडेंस है तो उसके बारे में एक बहुत बढ़िया सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया सेक्शन 296 के अंदर, कि इस फॉर्मल कैरेक्टर के एविडेंस को आप एफिडेविट के माध्यम से दे सकते हो। और यही जो एफिडेविट है, उस एफिडेविट को ही उस इंक्वायरी, ट्रायल और प्रोसीडिंग के अंदर इस्तेमाल किया जा सकेगा। आपको उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर अगर फिर से वही बात, अगर प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करें, एक्यूज फाइल करें एप्लीकेशन की, भाई ये जो बंदा है जिसने एफिडेविट फाइल की है, भले इसका एविडेंस फॉर्मल कैरेक्टर है का है, पर इसको किसी भी वजह से बुलाना चाहिए, तो अगर कोर्ट चाहे तो बुला भी सकता है। पर बाय डिफॉल्ट रूल क्या है कि अगर आपके एविडेंस का नेचर फॉर्मल है तो आप सिंपली एफिडेविट फाइल कर दो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको आने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को साबित करने की जरूरत नहीं है। और एफिडेविट का नेचर क्या होता है, अभी आगे आप पढ़ोगे, एफिडेविट में कुछ नहीं होता। आपकी जो भी बातें हैं पॉइंट वाइज लिख देते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आपका है, फिर आखिरी में उसको आप वेरीफाई करते हो, जिसमें आप बोलते हो दैट दीज आर दी फैक्ट्स जो मैंने इस एफिडेविट के अंदर लिखे हैं, दे आर ट्रू टू माई नॉलेज। ट्रू टू माई नॉलेज का मतलब क्या होता है कि ये बातें जो मैंने लिखी हैं ये मेरी खुद की जानकारी से आ रही हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से आ रही है। और इसी एफिडेविट के अंदर कुछ पैराज हैं, फलाने फलाने पैरा, इस पैरा से लेके इस पैरा तक, ये जो बातें हैं ये बिलीव्ड टू बी ट्रू है। बिलीव टू बी ट्रू का मतलब होता है ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेरी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, पर ये मैंने किसी से सुना है या मैंने कहीं से जाना है, मतलब थर्ड हैंड, सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन। तो उसको बोलते हैं बिलीव्ड टू बी ट्रू, जहां पे मेरा विश्वास है कि वो सच है, पर मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो इस तरीके से अगर आप अपने एफिडेविट को डिजाइन करते हो, बनाते हो, और उसके उस फॉर्मल एविडेंस के बारे में आप उसको कोर्ट में सबमिट करते हो, दैट इज मोर और लेस सफिशिएंट। अब देखो बच्चे, एक बात को समझना, जहां हम एक तरफ सेक्शन 291 पढ़ते हैं, सेक्शन 291 ए पढ़ते हैं, सेक्शन 292 पढ़ते हैं, 293 पढ़ते हैं, जहां पे आप देखो, चाहे वो मेडिकल वाला बंदा हो, चाहे वो गवर्नमेंट एक्सपर्ट हो, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो, ये जो भी लोग थे जिनके बारे में हमने वो स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट किए थे, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट?
क्या यही लॉजिक नहीं था जो हम 296 के अंदर डिस्कस कर रहे हैं? Wasn't that the logic? कि उनका एविडेंस दो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, पर उनका एविडेंस बड़ा फॉर्मल कैरेक्टर का था कि भाई आपका एक्सपर्ट एविडेंस चाहिए कि भाई किसी व्यक्ति का जो भी है कोई भी सैंपल हमने भेजा तो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इट। तो फॉर्मल कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है एविडेंस, पर उसमें वो पर्टिकुलर बंदा क्या बोलेगा, उसका जो भी रिपोर्ट है वही इंपॉर्टेंट है। दैट वाज द रीजन कि हम उसके लिए सिंप्लीफाई कर रहे थे सिचुएशन को, और उसका जो भी एविडेंस था उसको हम एक्सेप्ट कर रहे थे एज पार्ट ऑफ द ट्रायल, बिना उसको बुलाए, जरूरत पड़ने पे बुला भी सकते थे। एग्जैक्ट सेम चीज बच्चे यूनिवर्सली तरीके से प्रेजेंट की जा रही है सेक्शन 296 के अंदर। उसमें वो सारे लोग इंक्लूड हो गए जिनके बारे में स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बनाया गया है। 291 से लेके 293 तक जो लोग कवर नहीं हो पाए और जिनका जो एविडेंस है वो फॉर्मल कैरेक्टर का ही है, वो सारे लोग सेक्शन 296 के अंदर कवर हो जाते हैं। और वो सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने एविडेंस के बारे में एफिडेविट फाइल कर सकते हैं, और वो जो एफिडेविट है वो बाई इटसेल्फ आधार बन सकता है किसी भी केस के अंदर ट्रायल का पार्ट बनने का, प्रोसीडिंग का पार्ट करने का, या किसी भी तरीके की कार्रवाई का पार्ट बनने का। आपको कोई जरूरत नहीं है कि उस व्यक्ति को बुलाओ या उसको बोलो कि वो ये चीज साबित करके दे। हाँ, जरूरत पड़ने पे आप उसको बुला सकते हो, अगर प्रोसिक्यूशन ऐसे एप्लीकेशन फाइल करता है, एक्यूज्ड ऐसे एप्लीकेशन फाइल करता है। बट वही बात, बाय डिफॉल्ट रूल ये है कि आपको नहीं बुलाना है, आपको समय को बचाना है, समय की बर्बादी नहीं करनी है। ठीक है, दैट इज द सिंपल लॉजिक। तो 296 को आप जब भी पढ़ोगे आप उसको सेक्शन 291 से लेके 293 के साथ में ही पढ़ना, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है इन सेक्शंस के बीच में वो एक ही जैसी है, सिमिलर है उनका कैरेक्टर। ठीक है, अब ये जो सेक्शन 297 है ये एफिडेविट से ही जुड़ा है, जो एफिडेविट की हमने अभी बात करी ना बच्चे, 296 के अंदर की एफिडेविट के थ्रू आप एविडेंस दे सकते हो। ऐसे ही जो पब्लिक सर्वेंट के बारे में जब हम कंप्लेंट फाइल कर रहे थे उसके बारे में भी हम एविडेंस एफिडेविट ही दे रहे थे। तो हमारा सेक्शन 297 बताता है कि जो एफिडेविट है उसको हम किस किस अथॉरिटी के सामने सोन कर सकते हैं। देखो, एफिडेविट का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर अंडर ओथ, आप अंडर ओथ रह के कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हो। ये ऐसा क्यों बनाया गया है, ऐसी प्रक्रिया क्यों बनाई गई है, जिससे वो जो आप बातें कह रहे हो किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी सच्चाई पे भरोसा किया जा सके। दैट इज द रीजन ना, जो मैंने आपको लाइनें बताई कि दीज आर दी फैक्ट्स जो मेरी पर्सनल नॉलेज से आ रहे हैं, दीज आर दी फैक्ट्स विच आर बिलीव टू बी ट्रू। दोनों जगह हम क्या कोशिश कर रहे हैं, ये बात निर्धारित करने की कि जिस व्यक्ति ने एफिडेविट बनाया है वो सच बनाया है। तो सेक्शन 297 ये बताता है कि किस किस के सामने किसी भी एफिडेविट को सोन किया जा सकता है, ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले ये पावर दी गई है किसी भी जज को, और जब भी जज एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो इसमें कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे जजेस आ जाते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के सामने एफिडेविट को सोन किया जा सकता है। अब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, सीजीएम साहब हो सकते हैं, जेएम 1 हो सकते हैं, जेएम 2 हो सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, सीएमएम हो सकते हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, डीएम साहब हो सकते हैं, एसडीएम साहब होते हैं, बाकी लोअर कैटेगरीज के भी हो सकते हैं। तो जज के सामने कर सकते हो, मजिस्ट्रेट के सामने कर सकते हो, पर ऐसा होता नहीं नॉर्मली। कमिश्नर ऑफ ओथ, जिन बच्चों ने इंटर्नशिप की है उनको पता होगा ये क्या होता है। हमारा हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन कुछ लोगों को कमिश्नर ऑफ ओथ चुनता है। इनका काम ही ये होता है कि ये एफिडेविट को वेरीफाई करते हैं, सोन करते हैं, इनके सामने ही चीज की जाती है, अपने सामने हस्ताक्षर करवाते हैं पार्टी से जो एफिडेविट फाइल कर रही होती है, तो इनके सामने किया जा सकता है। इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन है नोटरी पब्लिक, ये तो सभी ने सुना होगा, सब जाते हैं नोटरी पब्लिक के पास एफिडेविट बनवाने के लिए। तो तीसरा, कोई भी नोटरी जिसको नोटरीज एक्ट के अंदर अपॉइंट किया गया है, इसके सामने एफिडेविट सोन हो सकता है। तो 3 कैटेगरी ऑफ अथॉरिटीज हैं, जजेस, मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ ओथ और नोटरी। इन सब के सामने किसी भी एफिडेविट को सोन किया जा सकता है, ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। फिर है कि जो कोई भी एफिडेविट है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। एफिडेविट के अंदर सबसे पहले आप अलग अलग लिखोगे हर बात, जो भी फैक्ट्स है उनको अलग अलग डिस्टिंग्विश करके लिखना है और 2 टुकड़ों में बांटना है। वो फैक्ट्स जो आप अपनी ओन नॉलेज के आधार पर बता रहे हो, और वो फैक्ट्स जिनको आप बिलीव टू बी ट्रू मानते हो।
जो आपकी फर्स्ट हैंड नॉलेज पे नहीं है, सेकंड हैंड नॉलेज पे, आपने किसी से सुना है, कहीं से आपको जानकारी मिली है, तो आपको ऐसा विश्वास है कि वो सच है, बट यू कांट गारंटी। पर ये जो ओन नॉलेज वाली बात है, क्योंकि वो खुद की आपकी नॉलेज है, ऑब्वियसली उसके बारे में आप गारंटी दे सकते हो। तो जब भी आप एफिडेविट के अंदर जो भी तथ्य लिखते हो, उनको अलग अलग पैरा के अंदर लिखा जाता है, और जो भी पैरा हैं जो आपके खुद की इंफॉर्मेशन पे हैं, उनको अलग से स्पेसिफाई करोगे दैट दीज आर दी पैरास व्हिच आर बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल नॉलेज, और जो पैरास हैं जो बिलीव टू बी ट्रू पे हैं, उनको अलग से स्पेसिफाई करोगे दैट दीज आर दी पैरास व्हिच आर दीज आर दी फैक्ट्स व्हिच आर बिलीव टू बी ट्रू। कल को बच्चे एफिडेविट फाइल किया और कोई बात झूठी सच्ची निकली, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर आपने ओन नॉलेज के अंदर ऐसा कोई फैक्ट डाला जो कल को झूठा निकला, तो आप फंस जाओगे बच्चे। एक बार को बिलीव टू बी ट्रू में बच जाओगे, क्योंकि सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन आप किसी और पे जिम्मेदारी को डाल दोगे, बट ओन नॉलेज वाली स्थिति में बड़ा बुरा फंस जाता है आदमी। साथ ही साथ अगर एफिडेविट के अंदर कोई भी व्यक्ति है, वो कोई स्कैंडलस बात लिख रहा है, कोई भी इर्रेलेवेंट बात कर रहा है जिसका कोई लेना ही देना नहीं है केस के अंदर, उस एफिडेविट से वो उस हिस्से को हटा सकता है अगर कोर्ट चाहे तो। फॉर्मल प्रोसीजरल बात है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं मोटे तौर पर अगर आपको कंक्लूड करूं, अगर आपको एफिडेविट के बारे में कानून समझना है सेक्शन 297 के अंदर, तो आपको तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहले कि किस किस के सामने हम एफिडेविट को सोन कर सकते हैं, उसमें जज, मजिस्ट्रेट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव भी और जुडिशियल भी। दूसरे नंबर पे कमिश्नर ऑफ ओथ, तीसरे नंबर पे नोटरी पब्लिक। ये सारी अथॉरिटी हो गई जिनके सामने एफिडेविट को सोन किया जाता है। पहली बात, एफिडेविट का स्ट्रक्चर। एफिडेविट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो पार्ट एफिडेविट का विच आर बेस्ड ऑन द पर्सनल नॉलेज, दूसरा पार्ट एफिडेविट का विच इज बिलीव टू बी ट्रू, विच इज बेस्ड ऑन द सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा, अगर कोई भी एफिडेविट है, इसमें कोई भी स्कैंडलस सब्जेक्ट मैटर है, स्कैंडलस मतलब होता है कि हो सकता है कि वो सच हो सकता है वो इंपॉर्टेंट भी हो, पर उसका नेचर स्कैंडलस है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बातें बोल रहा हूं शायद अटेंशन पाने के लिए, शायद मीडिया में पॉपुलैरिटी पाने के लिए, या किसी को बदनाम करने के लिए, ऐसी कुछ सर्कमस्टांस है। या फिर मैं कोई भी ऐसी चीज लिख रहा हूं जिसका कोई लेना ही देना नहीं, इररिलेवेंट चीज है, किसी का कैरेक्टर मैटर नहीं कर रहा, मैं कैरेक्टर के बारे में लिख रहा हूं अपने एफिडेविट के अंदर, डजंट मैटर। तो कोर्ट चाहे तो उन पार्ट्स को हटा सकता है। बस इतना सा याद रखना है एफिडेविट के बारे में, दीज आर द रूल्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बस उससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसके बाद जो बच्चे अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 298। अब ये सेक्शन 298 एक ऐसी चीज के बारे में है जिसपे हमने बहुत चर्चा की है आज से पहले, और वो है प्रीवियस कन्विक्शन या फिर प्रीवियस एक्यूटल। बच्चे हमने कई सारे अपराध पढ़े आईपीसी के अंदर, जिसके अंदर जो सजा है वो बढ़ जाती है अगर किसी व्यक्ति ने पहले भी वही अपराध किया होता है और उसको उस अपराध के लिए कन्विक्ट किया गया होता है। अगर किसी का प्रीवियस कन्विक्शन हो रखा होता है किसी अपराध के लिए, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा ऐसा अपराध दोबारा किए जाने पर सजा ज्यादा मिलती है। जैसे ऑब्सीन सब्जेक्ट मैटर से डील करना, जैसे कॉइन से रिलेटेड अपराध करना, राइट। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें प्रीवियस कन्विक्शन मैटर करता है। तो अगर किसी भी केस के अंदर प्रीवियस कन्विक्शन या प्रीवियस एक्यूटल मैटर करता है, वैसे प्रीवियस एक्यूटल तो हार्डली कभी मैटर करेगा, इट इज द प्रीवियस कन्विक्शन जो ज्यादातर मैटर करता है। तो आप प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूव कैसे करते हो, उसके बारे में बच्चे हमारा सेक्शन 298 है। तो अगर किसी भी इंक्वायरी के दौरान, किसी भी ट्रायल के दौरान, किसी भी कार्रवाई के दौरान किसी भी व्यक्ति का जिसके बारे में ये ट्रायल चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है, उसका प्रीवियस कन्विक्शन या प्रीवियस एक्यूटल इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो उसको साबित किया जा सकेगा। कैसे कैसे? सबसे पहला तरीका है उसको साबित करने के लिए कि आप क्या करो, एक सर्टिफाइड कॉपी ले आओ, मतलब एक सर्टिफिकेशन ले आओ। किससे लाओगे सर्टिफिकेशन? सर्टिफिकेशन लाओगे ऐसी अथॉरिटी से या फिर ऐसे किसी ऑफिसर से जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वो रिकॉर्ड्स रखता होगा उस कोर्ट के, जिस कोर्ट ने उस व्यक्ति को पहले कन्विक्ट किया था या एक्विटल किया था। तो मानो कोई कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ लॉ के डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो किसी पर्टिकुलर ऑफिसर की कस्टडी में होंगे। आम भाषा में उसको अहलमत बोलते हैं बच्चे, अहलमत। तो ऐसे किसी ऑफिसर के पास जाओ और उससे उस डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करके ले आओ कि इस फलाने कोर्ट में इस व्यक्ति के खिलाफ केस चला था और उस केस के अंदर इसका कन्विक्शन हुआ था या एक्विटल हुआ था। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी व्यक्ति का प्रीवियस कन्विक्शन या एक्विटल साबित करने का। ठीक है,
दूसरा तरीका अगर सिचुएशन कन्विक्ट वाली है, अगर आप किसी का प्रीवियस कन्विक्शन प्रूफ करना है और आप श्योर हो कि उसका कन्विक्शन हुआ था, तो आप उस जेल में जाओ। कन्विक्शन हुआ था तो उसे जेल भेजा गया होगा, अगर वैसा अपराध रहा होगा जिसमें इंप्रिजनमेंट हो सकता है, तो आप उस जेल पे जाओ और जो भी ऑफिसर इंचार्ज है उस जेल का, उससे सर्टिफिकेट लेके आओ कि ये पर्टिकुलर जेल के अंदर वो व्यक्ति रहा था, इस अपराध के अंदर उसको सजा मिली थी फलाने फलाने कोर्ट के द्वारा। तो दूसरा तरीका क्या है, आप सर्टिफिकेशन लेके आओ जेल अथॉरिटी से, जिस जेल के अंदर उसने व्यक्ति ने अपनी सजा काटी हो, जहां पे भी उसको इंप्रिजनमेंट हुआ। ये दूसरे नंबर पर है, पर ये तो तभी काम कर पाएगा जब कन्विक्शन की स्थिति होगी, क्योंकि जेल तो व्यक्ति कभी कोई भी है वो तभी जाएगा जब उसका कन्विक्शन हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है अंडर सेक्शन 298 जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का जिसके बारे में कोई इंक्वायरी, कोई ट्रायल या कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसका प्रीवियस कन्विक्शन या प्रीवियस एक्यूटल को प्रूव करने की बात आती है, तो प्रीडोमिनेंटली लॉजिकली आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप कोर्ट के रिकॉर्ड्स को सर्टिफाई करके ले आओ, उस पर्टिकुलर ऑफिसर से जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स को रखता है अपने पास, जिसकी जिम्मेदारी उनको मेंटेन करना। आसान तरीका ये है क्योंकि इसमें आप कन्विक्शन भी प्रूव कर सकते हो, एक्यूटल भी प्रूव कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर स्थिति कन्विक्शन की ही बन रही है और उसको इंप्रिजनमेंट हुई थी, देन अप्रोच द जेल अथॉरिटीज और जो भी उसका इंचार्ज ऑफिसर है उससे सर्टिफाई करा के ले आओ कि कोई पर्टिकुलर पर्सन इस जेल के अंदर बंद रहा था फॉर दिस एंड दैट ऑफेंस। तो दीज आर दी टू वेज इन विच किसी व्यक्ति का प्रीवियस कन्विक्शन या एक्यूटल साबित हो सकता है। ठीक है, अब इसी के साथ वी आर मूविंग टू आवर वेरी लास्ट सेक्शन, सबसे आखिरी सेक्शन। ये बात करता है ऐसे एविडेंस के बारे में जो एविडेंस एक्यूज की एब्सेंस में लिया जाता है। बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको याद होगा इस चैप्टर नंबर 23 के अंदर ही जब मैं आपको मोड पढ़ा रहा था, मोड ऑफ टेकिंग विटनेस, मोड ऑफ टेकिंग एविडेंसेस, मोड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंसेस, जो पहला भाग था, उसके अंदर बार बार मैं इस बात को बोलता था कि जब भी कोई एविडेंस रिकॉर्ड किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, उस व्यक्ति का वहां पे मौजूद होना जरूरी है, उस एक्यूज्ड का या उसके प्लीडर का वहां पे मौजूद होना जरूरी है। इट शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ दैट एक्यूज्ड, राइट। और ये बात हमने कमीशन वाली सिचुएशन में भी बार बार पढ़ी। पर बच्चे ये एक ऐसा सेक्शन है जो ऐसी परिस्थिति की बात करता है जहां पर किसी एविडेंस को स्वीकार किया जा सकेगा बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड, इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड। बड़ा स्पेसिफिक सेक्शन है, बड़ा स्पेसिफिक है। अगर आपको एक्यूज की एब्सेंस में एविडेंस को स्वीकार करना है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी और ये दोनों चीजें कोएग्जिस्ट होनी चाहिए। पहली चीज आपको ये प्रूव करनी पड़ेगी कि वो जो एक्यूज्ड है जिसके खिलाफ आप एविडेंस स्वीकार करना चाह रहे हो, उसके एब्सेंस में वो एक्यूज भाग गया है, वो एक्यूज एब्सकॉन्ड हो गया है, मतलब भाग गया है। और भागना काफी नहीं है, साथ के साथ आपको यह भी दिखाना पड़ेगा कि वो ऐसी परिस्थितियों में भागा है कि वो आसानी से मिलने वाला नहीं है, हाल फिलहाल मिलने वाला नहीं है। तो एक्यूज का भाग जाना और ऐसी परिस्थितियों में भाग जाना जहां पे देख के ऐसा लग रहा हो कि वो हाल फिलहाल नहीं मिल पाएगा, ऐसी सिचुएशन में कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी केस का ट्रायल चलाते वक्त अगर चाहे तो, जरूरी नहीं है बच्चे, अगर चाहे तो उस एक्यूज की एब्सेंस में उसके खिलाफ एविडेंसेस को स्वीकार कर सकती है। और यहां पे एविडेंसेस को स्वीकार करने का मतलब पता है क्या है? अगर कोई विटनेस है जो प्रोसिक्यूशन लेके आना चाह रहा है तो उस विटनेस को एग्जामिन कर सकती है। अब याद करो चैप्टर 23 का पहला पार्ट क्या बोल रहे थे कि जब भी विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड होता है एक्यूज हमेशा प्रेजेंट होता है या उसका प्लीडर प्रेजेंट होता है। पर अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज, इवन इन द एब्सेंस ऑफ द प्लीडर, जो प्रोसिक्यूशन साइड का विटनेस है
उसके एविडेंस को कोर्ट ले भी सकता है और उसको रिकॉर्ड का पार्ट बना भी सकता है। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर कल को ऐसे किसी एग्जामिनेशन को रिकॉर्ड करने के बाद वो जो व्यक्ति है जो भाग गया था, जिसके बारे में लग रहा था कि वो हाल फिलहाल नहीं मिलने वाला है, अगर वो अरेस्ट हो जाता है आगे चल के, तो ऐसी परिस्थिति में उसको मौका दिया जाएगा, मैं आपको कहानी बता रहा हूं, उसको मौका दिया जाएगा कि उन विटनेसेस को जिसको एग्जामिन किया गया था उसकी एब्सेंस में, कि वो उनको क्रॉस एग्जामिन कर ले। आमतौर पर ऐसा मौका दिया जाएगा। पर मानो बच्चे अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जब तक उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सका तब तक वो जो विटनेस है जिसको एग्जामिन किया गया था इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड, वो विटनेस की या तो डेथ हो गई या फिर वो किसी भी वजह से एविडेंस देने में इनकेपेबल हो गया। मतलब सेक्शन 32 की ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कोई भी सिचुएशन बन गई, या फिर वो मिल नहीं रहा है, या फिर किसी भी वजह से उसकी प्रेजेंस को प्रिक्योर नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसको करने में देरी होगी, एक्सपेंस होगा या इनकन्वीनियंस होगा। आमतौर पर बोलूं सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की कोई भी सिचुएशन बन रही है, तो ऐसी परिस्थिति में डिस्पाइट द फैक्ट कि एक्यूज को मौका नहीं मिला उन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने का, फिर भी ऐसे विटनेसेस की एविडेंस पे कोर्ट रिलाय भी कर सकता है और बच्चे अगर चाहें तो उसके आधार पर कन्विक्शन भी कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी अपराध के लिए कार्यवाही चल रही है और वो व्यक्ति भाग जाता है, और ऐसी परिस्थितियों में भाग जाता है कि जज साहब को लगता है कि वो हाल फिलहाल नहीं मिलने वाला है, तो जज साहब उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई को चालू रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो बैठ के इंतजार करें, और उस एक्यूज के खिलाफ एविडेंसेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं इवन इन हिज एब्सेंस, जिसमें इंक्लूड होते हैं किसी भी विटनेस का एग्जामिनेशन जो हमारा प्रोसिक्यूशन साइड है वो प्रेजेंट करेगा। अगर ऐसा किया गया, किसी विटनेस को एग्जामिन किया गया इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड, और आगे चल के एक्यूज की गिरफ्तारी हुई, कभी तो होगी ही, तो उस एक्यूज को आमतौर पर मौका दिया जाएगा उन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने का। मतलब उन विटनेसेस को दोबारा बुलाया जाएगा और एक्यूज के सामने पेश किया जाएगा, और एक्यूज को मौका मिलेगा कि उन विटनेसेस से जो सवाल जवाब करना चाहे, उनका दोबारा से चीफ नहीं होगा, डायरेक्ट क्रॉस होगा, कि एक्यूज को अपना मौका मिल जाएगा। पर अगर वो विटनेस सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की किसी भी स्थिति से, किसी भी सिचुएशन से ग्रस्त हो जाता है, मर जाता है, खो जाता है, इनकेपेबल हो जाता है, या डिले एक्सपेंस की परिस्थिति हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट अगर चाहे तो उस एविडेंस को, उस एग्जामिनेशन को विटनेस के जिसको उसने उस एक्यूज की एब्सेंस में रिकॉर्ड किया था जब वो भागा हुआ था, उस पे वो रिलाय कर सकता है, उसको ऐसे एविडेंस एक्सेप्ट कर सकता है, भले ही इन द रियलिटी एक्यूज को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका नहीं मिला। और इस बात को हम ऑडी अल्ट्रम पार्टम का जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, मतलब राइट टू बी हर्ड, उसका वायलेशन नहीं मानेंगे। ये एक एक्सेप्शनल सिनेरियो है जहां पे हमने बैलेंस आउट किया है दो काउंटर वेलिंग सिचुएशंस को, जहां एक तरफ एक्यूज का अधिकार है टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस, और दूसरी तरफ हमारे जज साहब का अधिकार है टू कंडक्ट द ट्रायल। ऑब्वियसली यार, जज साहब से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई एक्यूज भाग गया तो उस केस को रोक दें, ऐसे तो हर कोई भाग जाएगा, ऐसे तो कोई केस कभी खत्म ही नहीं होगा।
किसी को अपनी बदमाशी का फायदा नहीं उठाने दे सकते, पर एट द सेम टाइम ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसी व्यक्ति को अगर आप सजा देने वाले हो तो उसको कम से कम मौका दो। तो एक बैलेंस बनाया गया है, मौका देंगे, आम परिस्थितियों में मौका देंगे, भले ही उस समय पे आप भाग गए थे फिर भी आपको मौका मिलेगा। और अगर ऐसा हो गया कि वो विटनेस अगर अवेलेबल नहीं हो सकता दोबारा, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप उस एविडेंस को यूज नहीं करोगे, हम करेंगे, उस पर रिलाई भी करेंगे। आप भागे क्यों, आपकी गलती। ठीक है, सो दिस इज द बैलेंस दैट हैज बीन रीच्ड अंडर सबसेक्शन 1। फिर देखो सबसेक्शन 2 के अंदर, अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि वो जो अपराध है, जिस अपराध के बारे में उस एक्यूज के व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जो भाग गया था, उस अपराध की जो सजा है वो मृत्यु दंड तक हो सकता है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक हो सकता है, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये अपराध किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जो अभी जिसके बारे में जानकारी नहीं है, आइडेंटिफाइबल नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, खासकर शुरुआत में, कहीं पे कोई ऑफेंस हो गया, किसी का मर्डर हो गया, हमको पता ही नहीं है किसने किया, अज्ञात व्यक्ति ने किसी ने किया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? मानो कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसका मर्डर हो जाता है, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और ये पता नहीं चल पाया कि कौन व्यक्ति इन्वॉल्व था। ऐसा होता है ना, बड़ा नॉर्मल सा सिचुएशन। तो ऐसी स्थिति में एक स्पेशल पावर दी गई है, किसको? हाई कोर्ट को और सेशन जज को या फिर सेशन कोर्ट को, कि वो डायरेक्शन दे सकते हैं मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को कि वो इंक्वायरी होल्ड करे और साथ ही साथ उन विटनेसेस को एग्जामिन करे जो उस केस के बारे में, उस अपराध के बारे में कोई भी एविडेंस देने की या फिर कोई भी जानकारी देने की स्थिति में है। और ये जो एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, इस एविडेंस को इस्तेमाल किया जा सकेगा इन द ट्रायल, इन द प्रोसीडिंग्स। अगर कल को किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जा गया है एज द एक्यूज इन द पर्टिकुलर केस, मतलब जिस समय पे विटनेसेस की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया, उस समय पे वो एक्यूज नहीं था, हमें पता नहीं था किसने अपराध किया है। पर कल को अगर कोई व्यक्ति एक्यूज बना ऐसे किसी केस के अंदर, तो वो जो स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड हुई थी उनको इस्तेमाल किया जा सकेगा। पर बात वही है कि जब भी कोई एक्यूज की स्थिति पाएगा तो उसको मौका देंगे, उन विटनेसेस को दोबारा बुलाएंगे और मौका देंगे कि भाई ये विटनेसेस थे जिन्होंने आपके आपके खिलाफ क्या, जब एविडेंस दिया था, जब आप एक्यूज नहीं बने थे, जब अज्ञात वाली परिस्थिति थी, तो आप क्रॉस एग्जामिन कर लो। पर अगर उनमें से कोई भी विटनेस, वही वाली सिचुएशन, मर जाता है या इनकेपेबल हो जाता है या भारत से बाहर चला जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में डिस्पाइट द फैक्ट कि इस एक्यूज को ऐसे किसी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका नहीं मिला या फिर ऐसे किसी विटनेस का एविडेंस उसकी प्रेजेंस में नहीं लिया गया, फिर भी जो हमारा कोर्ट ऑफ लॉ है उसको यूज कर सकेगा इन अ पर्टिकुलर केस, इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो कहने का मतलब है हमारा ये जो सेक्शन है बच्चे, सेक्शन 299, ये टोटल 2 सिचुएशंस की बात करता है, जिन 2 सिचुएशन में एक ऐसा एविडेंस जो एक्यूज की एब्सेंस में रिकॉर्ड हुआ और जिसके बारे में एक्यूज को शायद क्रॉस एग्जामिन करने को मौका भी नहीं मिला, ऐसा एविडेंस किसी एक्यूज के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकेगा इन अ ट्रायल, इन अ इंक्वायरी और इन अ प्रोसीडिंग। जिसमें पहली परिस्थिति कौन सी है कि कोई व्यक्ति एक्यूज तो है, आरोपी तो है किसी केस के अंदर, पर वो भाग गया है, और ऐसी परिस्थितियों में भाग गया है जिसका आमतौर पर आसपास मिलना, आसानी से मिलना, जल्दी मिलना पॉसिबल नहीं लग रहा जज साहब को। तो इस दौरान अगर किसी भी विटनेस का एग्जामिनेशन होता है तो उसको एज ए एविडेंस एक्सेप्ट किया जा सकता है, और कल को वो एक्यूज अरेस्ट होता है तो उसको मौका दे देंगे। पर अगर वो विटनेस पे कोई भी सेक्शन 32 की स्थिति लग गई तो उस एविडेंस को झुटलाया नहीं जा सकता, उसको इस्तेमाल किया जाएगा, फिर चाहे एक्यूज को मौका मिला हो चाहे ना मिला हो।
ऐसे कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि हाई कोर्ट के कहने पर या कोर्ट ऑफ सेशन के कहने पर किसी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने किसी अपराध के बारे में किसी विटनेस को एग्जामिन किया, और जिस समय एग्जामिन किया उस समय पे किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं घोषित किया गया था किसी भी केस के अंदर, और आगे चल के कोई व्यक्ति उस केस का आरोपी बना, कोई एक्यूज व्यक्ति बना, तो ऐसी सिचुएशन में जब वो बनेगा तो उसे नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग मौका देंगे कि उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर ले। पर अगर फिर से उस विटनेस के साथ कोई परेशानी हो गई है कि उसकी डेथ हो गई है या फिर वो मिल नहीं पा रहा है या वो भारत से बाहर चला गया, मतलब ऐसी सिचुएशन की वो अपने आप को अवेलेबल नहीं करवा सकता विदाउट द डिले और विदाउट द एक्सपेंस, और या फिर वो ऐसा करना इम्पॉसिबल हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जो स्टेटमेंट थी वो एक्यूज के एब्सेंस में थी, इनफैक्ट तो एक्यूज ही नहीं बना था या उसको मौका नहीं मिला क्रॉस एग्जामिन करने का, इवन इन दैट सिचुएशन उस एविडेंस को यूज किया जा सकेगा, एंड दैट वुड और रादर कुड बिकम द वेरी रीजन ऑफ द कन्विक्शन। ऐसा हो सकता है इन स्टेटमेंट्स में, इन एग्जामिनेशंस में और इन स्टेटमेंट्स में और इन एग्जामिनेशंस में जिसको एक्यूज के प्रेजेंस में लिया गया है उनमें कोई फर्क नहीं है एज फार एज देयर ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी इज कंसर्न। ये बच्चे फायदा है सेक्शन 299 का। ये सेक्शन 299 केवल एक इकलौता ऐसा सेक्शन है जो ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करता है जहां पे किसी एविडेंस को स्वीकार किया जा रहा है इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड, और इसको ऑडी अल्टरम पार्टम के प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं मानते। इसके बारे में कई केस फाइल हुए सुप्रीम कोर्ट पे, पर एवरी टाइम सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज अ जस्टिफाइड लिमिट ऑन द राइट ऑफ द एक्यूज्ड। जस्टिफाइड लिमिट जरूरी है, ठीक है। अब मुझे आप जल्दी से बताओ कि हम लोगों ने आज जो भी चर्चा करी है फ्रॉम सेक्शन 291 टू सेक्शन 299, आर वी ऑल क्लियर अबाउट दैट? कहीं पे कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है? एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं क्योंकि बहुत टूटा फूटा सा है सिचुएशन, एक बार दिमाग में बिठा लो कि कहां पे कौन सी चीज है। मेरे साथ आप सभी लोग रिवाइज करो, कंटेंट पेज खोलो अपने स्टैट्यूट का। देखो बच्चे, सेक्शन 291 कैसे याद रखोगे? मेडिकल विटनेस। 291 ए किसके बारे में था? मजिस्ट्रेट जो आइडेंटिफाई कर रहा था प्रॉपर्टी को, किसी व्यक्ति को। 292 किसके? ऑफिसर ऑफ द मिंट, वो पैसा छापने वाले लोग। 293 के अंदर गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, ठीक है, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की बात हो रही है। फिर ये हो गया, ये आपका 4 सेक्शंस का कॉम्बिनेशन हो गया 291 से लेके 293 तक। फिर आता है हमारा 294, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो बात करता है फॉर्मल प्रूफ की। किसकी बात करता है? फॉर्मल प्रूफ की, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़ना। फिर आता है बच्चे सेक्शन 295, 296 और 297। ये तीनों सेक्शंस किसके बारे में? एफिडेविट के बारे में। 295 में एफिडेविट किसके बारे में है? पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ जब आप एलिगेशन लगा रहे हो। 296 में एफिडेविट के बारे में, किस बारे में एफिडेविट? फॉर्मल कैरेक्टर होता है जब किसी एविडेंस का, तो उसके बारे में एफिडेविट फाइल कर सकते हो। 297 के अंदर किस बारे में है एफिडेविट? 297 के अंदर बताया गया है कि किस किन किन अथॉरिटीज के सामने किसी एफिडेविट को सॉन किया जा सकता है, और इसी में बताया कि वो क्या स्ट्रक्चर होता है किसी भी एफिडेविट का। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 295 से लेके 297 तक, मतलब 295, 296 और 297, ये तीनों एफिडेविट वाला ग्रुप है। और फिर आता है 298। 298 इंडिपेंडेंट है, जो बात करता है कि प्रीवियस कन्विक्शन या प्रीवियस एक्यूटल कैसे प्रूव होगा, सर्टिफिकेशन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और सर्टिफिकेशन ऑफ द इंचार्ज ऑफ द जेल, ठीक है, 2 सिचुएशंस है। और आखिरी में सेक्शन 299, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहां पर एविडेंस को रिकॉर्ड करने की बात की गई है इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज, ठीक है। तो 291 से लेके 293 एक साथ पढ़ेंगे, 294 को इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे, 295 से लेके 297 को साथ में पढ़ेंगे, 298 को इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे और 299 को इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? चैप्टर नंबर 23 में कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं? एक बार फाइनली बता दो सभी लोग बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके। आर वी ऑल फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट चैप्टर नंबर 23? कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है बच्चे? एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है, बिकॉज देयर वर सो मेनी थिंग्स जो हमने डिस्कस किया, और जरूरत पड़े तो क्लास को दोबारा देख लेना। अब मुझे एक बात बताओ, अब अगला जो हमारा चैप्टर है वो महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा नहीं, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेक्शन। तो आप क्या चाहते हो कि उसको मैं आज ही शुरू करूं या फिर नेक्स्ट वीक से शुरू करें? आपको क्या लग रहा है कि आपका मेंटल सेटअप ठीक है? आप समझ लोगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, या डू यू वांट कि हम लोग नेक्स्ट वीक से जो हमारा नेक्स्ट वेडनेसडे होगा उसमें नए कॉन्सेप्ट के साथ फ्रेशली स्टार्ट करें?
अपने दिमाग के सेटअप से बताओ, क्योंकि मैं समझ रहा हूं आप थक गए हो, क्योंकि हमने बहुत ही बिखरे बिखरे सेक्शंस पढ़े हैं। चलो फिर ठीक है, हम लोग सभी लोग नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे अपने डिस्कशन को। ठीक है, और नेक्स्ट वीक बच्चे आप लोग इस काम को कंप्लीट कर लेना और चैप्टर नंबर 23 को पूरी तरीके से रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो बच्चे, आई विल सी यू टुमारो। कल बच्चे एविडेंस की केस, उसकी कॉन्ट्रैक्ट की केस लॉस की सेशन नहीं होगा क्योंकि हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट वीक से केस लॉस को शुरू करेंगे टीपीए के साथ, और कल हमारा 7:30 बजे और 9 बजे क्लास होगा आईपीसी का। ठीक है, thank you so much, I'll see you tomorrow, bye bye bache, good night, bye bye।